हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है, जहां आपको मिलता है कंप्यूटर एजुकेशन बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के बेस्ट 14 ऐसे फंक्शंस जो हर बिगिनर को आना ही चाहिए। अगर आप एक्सेल में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आते हैं सिस्टम क्या करता है, ये चीज हमें यहाँ पे समझना है। सम फंक्शंस एक रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स को अगर आप रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं अगर उन नंबर्स को एक साथ जोड़ना है तो आप सम फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सम फंक्शंस कई तरीके से लगाया जा सकता है, तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। इस शीट में हमने कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स रखी है, उनके मार्क्स लिए हैं और यहाँ पे हमें उनका सम निकालना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे निकलेश हिंदी में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, मैथ्स एंड साइंस, फिर मराठी। अब हमें निकलेश का यहाँ पे टोटल निकालना है। इसी तरीके से आलम का टोटल हमें यहाँ निकालना है। अब ये एक हिस्सा तो ये है कि हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, इक्वल टू, और जो जो सेल में नंबर्स हैं जैसे कि हिंदी के सेल में नंबर्स हैं प्लस कर सकते हैं, फिर प्लस कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिक करके भी आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए, बट ये तरीका सही नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी तो ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट का है। अज्यूम करके चलिए कि आपके सामने कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए जो 1 तारीख से लेके 30 तारीख का कोई सेल्स रिपोर्ट है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको 30 बार प्लस 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 करना पड़ेगा, जो कि किसी भी एक्सेल यूजर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, राइट। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरे तरीके के लिए हम यूज कर सकते हैं फंक्शन। अब हमें यह पता होना चाहिए कि फंक्शंस और फॉर्मूला दो अलग अलग चीजें होती हैं। फॉर्मूला जो हम बनाते हैं, जो हमारे हिसाब से फॉर्मूला काम करता है, बट फंक्शन पहले से बना होता है। फंक्शंस के काम पहले से तय है कि अगर आप ये फंक्शन लगाओगे तो फंक्शन यही काम सिर्फ कर सकता है। अभी के केस में हमें क्या चाहिए, यहां से लेकर यहां तक के मार्क्स को एक साथ जोड़कर यहां लेके आना है, ऐड करके लाना है। सो इसके लिए हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और फंक्शन भी लगा सकते हैं। अब फॉर्मूला तो हमने लगा के देखा कि अगर हम इक्वल टू करें और जो जो सेल में नंबर्स है उनको प्लस करते चले जाएं, तो हमारे पास सारे सेल्स के नंबर ऐड होके आ जाएंगे। एक सिचुएशन तो ठीक है कि अगर आपके पास 4-5 सेल हैं आप नंबर जोड़ सकते हैं, बट अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आपको 20, 25 या 30 सेल में नंबर्स हैं, तो आपको 30 बार वही काम रिपीटेशन में करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपके सामने आता है फंक्शन, और फंक्शन का नाम है सम फंक्शन। आप यहाँ पे इक्वल टू लगाइए। इक्वल टू लगाने के बाद आपको लिखना है सम। सम फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो भी बहुत ही इजी वे में है, जो आपको इंडिकेट करती है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। सम फंक्शन में जो उसकी डेफिनेशन है वो है एड्स ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल। एड ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल। सम फंक्शन का यूज होता है किसी रेंज के नंबर्स को ऐड करने के लिए। अब रेंज क्या है, यहां देखिए हिंदी से लेके मराठी तक एक रेंज ही है। इन सारे नंबर्स को एक साथ जोड़ना है तो बिल्कुल परफेक्ट फंक्शन आपके सामने है सम। यहां पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है और फिर आपको इस तरीके से ड्रैग कर लेना है। हमने हिंदी पे माउस रखकर मराठी तक का हिस्सा ड्रैग कर लिया। अब ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे, तब भी देखेंगे आपका आउटपुट सेम ही आ रहा है, बट यहां पे हमें बार बार प्लस सिंबल नहीं लगाना पड़ा। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अगर आप माउस से भी नहीं करना चाहते तो ये काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कैसे? दोबारा देखिए, हमने यहाँ पे लिखा सम, फिर से ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड करना है
और क्योंकि वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करते हुए जाना है। तो आपको जहां से भी, जैसे मुझे मान लो यहां से चाहिए, तो पहले हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां से नंबर्स को जोड़ना है। ये हमारी रेंज यहां से शुरू हो रही है। अब आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे। जैसे आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो ये वैल्यू या ये सेल होल्ड हो जाएगा और फिर आप राइट एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप सम का यूज कर सकते हैं। ये है आपका दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका, जिसमें हम दो सेल्स के एड्रेस को देकर, यानी कि एक सेल होगा जो कि होगा सोर्स, जहां से शुरू करना रहेगा, और एक सेल का एड्रेस देंगे जहां पे हमारा सेल खत्म हो रहा है। इन दोनों सेल को कंबाइन करके भी हम सम कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे लिखा सम ब्रैकेट ओपन। अब आ जाते हैं हिंदी वाले पे। अगर हम यहाँ सेल को देखें तो यह है सी, और यहाँ पे देखेंगे तो नंबर हाईलाइट हो रहा 5। तो ये हमारा हो गया शुरू का सेल, यानी कि स्टार्टिंग। तो यहाँ पे हमने कर दिया C5। अब जैसे हमने यहाँ पे C5 लिखा, अब देखेंगे ये वाला सेल आपको हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इस सेल से और इस सेल के बीच में दोनों को कंबाइन करने के लिए कोलन का इस्तेमाल करना है। ये शिफ्ट दबा के आपको L के बाजू में मिल जाएगा। और लास्ट वाला सेल हमारा है G। G पे देखिए, G नंबर सेम रहेगा तो यहाँ पे डाल देंगे G5। अब आपका वही काम यहां से भी हो गया। तो हमने सिंपली क्या कहा, जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन का बेस बोला था, C5 से लेकर G5 के बीच में जितने भी नंबर हैं सारे नंबर को ऐड करके हमें दे दीजिए। ठीक, ये तीसरा तरीका आपके सामने फंक्शंस के बेस पे हो गया। चौथा तरीका ये है कि अगर आपको ये भी नहीं करना है और आपके सामने जो भी नंबर्स हैं उन्हें बस डायरेक्टली सबका नंबर एक साथ सम कर देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से लेकर नीचे तक का हिस्सा जहां तक सम करना है वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ऑल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिए। ऑल्ट इक्वल टू, इसे कहते हैं ऑटो सम। ठीक है, तो हमने सम करने के 5 डिफरेंट तरीके सीखे। पहला तरीका जिसमें हमने प्लस प्लस करके लिया, राइट। दूसरे तरीके में हमने माउस से ड्रैग करके लिया। तीसरे तरीके में हमने शिफ्ट का इस्तेमाल किया। चौथे तरीके में हमने सोर्स एंड डेस्टिनेशन का इस्तेमाल किया। और पांचवें तरीके में हमने ऑटो सम का इस्तेमाल किया। तो होप कि आपको सम बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे टेबल को समझिए। इस टेबल में हमने प्रोडक्ट आईडी ली है, प्रोडक्ट नेम है, 2021 और 2020 का सेल है। अब मैं यहाँ डिफरेंशिएट करना है कि 2022 से 2021 के बीच में कितने का डिफरेंस है। रिमेंबर दैट हम 2021 से नहीं बल्कि 2022 से, यानी लास्ट ईयर से डिफरेंस निकालना चाहते हैं करंट ईयर का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2022 का रिकॉर्ड यहाँ पे है, 2021 का रिकॉर्ड यहाँ पे है। तो जो भी हमने यहाँ पे सेल किए हैं इन्हें मैं थोड़ा सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे हमें निकालना है कि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। इस केस में आप इक्वल टू लिखिए। अगर आप 2022 पे से 21 का डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो पहले 2022 वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए। तो 2022 में आपका जो सेल हुआ है वो है 7600 और इसमें से माइनस कर देंगे 2021 वाले को। तो आपके सामने 22 से 21 के बीच में कितने का डिफरेंस है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। यानी 2100 का डिफरेंस है। हमने 2100 2022 में ज्यादा सेल किया है, राइट। इसी तरीके से हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। एक और बात देखिए, हमने सबसे पहले कौन से सेल को लिया, 2022 के सेल्स को माइनस किया, यानी सब्ट्रैक्शन किया 2021 वाले सेल से, तो हमें डिफरेंस मिल गया 1300 का। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इस तरीके से माउस से ड्रैग कर देंगे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। जहां पे माइनस हो रहा, जहां देखिए जहां माइनस में आपको दिखा रहा है ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। इट मींस आपने 2021 में अच्छा प्रोग्रेस किया था, 2022 में आपने उसमें बहुत कम किया है। ठीक है ना। तो
तो 2022 में आप देखेंगे तो जो पॉजिटिव है वो 2022 का डिफरेंस है, जो नेगेटिव है वो है 2021 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास 2022 का रिकॉर्ड है उसको अलग से आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू है सारी, तो जीरो से जो बड़ी है उसको आप अलग तरीके से ट्रीट करा सकते हैं। कैसे होगा, इसके लिए एक बोनस देखते हैं। आएंगे होम पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, और यहाँ पे ग्रेटर देन में बस आपको सिंपल क्या करना है, जीरो से बड़ा। अब जीरो से बड़ा का मतलब ये हो गया जितनी पॉजिटिव वैल्यू होंगी सिर्फ वही कॉल होंगी, जितनी पॉजिटिव वैल्यू होंगी सिर्फ उन्हीं को वो कलर कर रहा है, जितने नेगेटिव वैल्यू हैं उन्हें वो कॉल नहीं कर रहा है। राइट। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिल कलर पे जा रहे हैं, हल्का सा कोई कलर वहां पे पास कर देंगे, कुछ ऐसे। ओके, तो देखिए जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो आ गई। अब हमें क्या देखना है, नेगेटिव वैल्यू को भी हाईलाइट करना है। तो इसे फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से आ जाइए होम पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर से आप हाईलाइट सेल में लेस देन पे आ जाइए, और लेस देन में बस जीरो डाल दीजिए। राइट। तो जीरो से कम जो रहेंगे उन पे, यानी नेगेटिव वैल्यू पे, इस बार हम यही सेम चीज जो फॉर्मेटिंग लगी है यही फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से साल में आपने ज्यादा बेचा है और कौन से साल में कम बेचा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया, साथ में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज करके पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू में डिफरेंशिएट किया। नाउ थर्ड फंक्शन हमारा है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को आप इस तरीके से सोचिए कि अगर आप कहीं पे मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से भी दोनों काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो टेबल हमारे सामने है, इस टेबल में देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है एंड क्वांटिटी दी गई है। अब यहाँ पे हमें चाहिए उसका टोटल अमाउंट इस जगह पर। जैसे कीबोर्ड 12 क्वांटिटी में हमने परचेस किया है और 450 रुपया पर क्वांटिटी के हिसाब से लिया है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो एक तो तरीका आप इस तरीके से इक्वल टू लगाइए और क्वांटिटी पे क्लिक करिए, इनटू प्राइस पे क्लिक कर दीजिए। तो क्वांटिटी एंड प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपको एक आउटपुट आ जाएगा जो कि है 5400 रुपया। ठीक, इसी तरीके से आप दूसरे वाले का भी क्वांटिटी को इनटू कर दीजिए प्राइस से, तो आपको प्राइस का अमाउंट आ जाएगा। इस बार हमारे पास माउस का अमाउंट आ गया 9750 का। अगर हमें अगला भी करना है तो हम यहाँ पे मॉनिटर का भी क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। एक और तरीका है जिसके थ्रू आप यही काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन होता है, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप यहाँ लिखेंगे इक्वल टू प्रोडक्ट, तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑल द नंबर गिवन एज आर्गुमेंट, यानी जिन नंबर्स को आप यहाँ पे देंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करके भी मल्टीप्लिकेशन का काम कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब इनटू लगाने की क्या यहाँ पे जरूरत है, नहीं, यहाँ पे बस आपको नंबर्स यानी सीक्वेंस देते जाना है। तो हमने पहला नंबर दे दिया, अब यहाँ पे हमें कॉमा का इस्तेमाल करना है। अब हमें प्राइस दे देनी है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। अब देखिए दोनों जगह पे आपका सेम आउटपुट आ रहा है, 5400 5400। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट, यहाँ पे हम ले लेते हैं पहला वाला क्वांटिटी, और यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, फिर ले लेंगे प्राइस और एंटर। तो आप चाहें तो ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल से कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रोडक्ट फॉर्मूले का भी फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ड्रैग कर लेते हैं और इसे भी हम दोनों को ड्रैग कर लेते हैं, इसे सेंटर कर देते हैं इस तरीके से। क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं मैक्सिमम फंक्शन एंड मिनिमम फंक्शन की तरफ। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन क्या करता है, जो भी हम सेल किए हैं अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास वही टेबल है, और उस टेबल में हम ये पता करना चाहते हैं कि हमने क्वांटिटी को
सबसे बड़ी क्वांटिटी कितनी सेल की है और सबसे छोटी क्वांटिटी कितनी सेल की है। दोबारा देखिए, हमने सबसे बड़ी क्वांटिटी कितनी सेल की है और सबसे छोटी क्वांटिटी कितनी सेल की है। तो यहाँ पे हम उसे भी पता कर सकते हैं। इसे पता करने के लिए सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना, फंक्शन लगाना है मैक्स एंड मिनिमम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू MIN। MIN रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। मिनिमम फंक्शन टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे हमें मिनिमम चाहिए, तो हमने लिखा मिनिमम रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। तो जो भी लॉजिकल वैल्यू यानी कोई लॉजिक बेस पर आप निकाल रहे हो जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू आएगी, या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो टेक्स्ट में आ रही है, उस पे मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन नहीं लगाया जा सकता। मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे लगाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया और सबसे पहले हमने इस पूरे हिस्से को, क्वांटिटी वाले हिस्से को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लिया। अब इस रेंज के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस वैल्यू को ये हमें पास कर देगा। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 5, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है रैम का। तो हमने जो सबसे छोटी क्वांटिटी सेल की है वो है 5। अब अगला हिस्सा हमें यहाँ पता करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यानी हमने अपनी जितने भी सामान बेचे उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स, और मैक्स में भी सेम काम करना, आपको क्वांटिटी को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब जैसे एंटर करेंगे तो देखिए सबसे बड़ी संख्या है 88, जो हमें ये प्रोवाइड किया। इसी तरीके से अगर हम प्राइस के केस में भी देखें कि सबसे छोटी प्राइस किसकी है, कौन से सामान की प्राइस कम है और कौन से सामान की प्राइस ज़्यादा है, तो भी हम मिनिमम मैक्सिमम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कम प्राइस वाले को देखते हैं, तो हमने लिखा है MIN और प्राइस को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो आप यहाँ देखिए 450 सबसे छोटा यानी सबसे सस्ता हमारा सामान है। और सबसे महंगा सामान अगर हम पता करना चाहें तो हमने मैक्स के साथ में इसी प्राइस को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे सबसे महंगा प्राइस है 4660 रुपया, जो कि आ रहा आपका CPU का। अब नेक्स्ट हमें देखना है अमाउंट। सबसे बड़ा अमाउंट हमने कितने का बेचा है और सबसे छोटा अमाउंट हमने कितने का बेचा है, ये भी हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है MIN, ब्रैकेट ओपन किया, इस अमाउंट वाले सेल में टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे। जो सबसे छोटा अमाउंट है वो है 5400 रुपये का, जो कि सबसे टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा हमें यहाँ पता करना है सबसे बड़ा अमाउंट, तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और इसे टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 19,01,98,000 नहीं, हाँ 19,80,000 रुपये का अमाउंट हमारा जो सबसे बड़ा है वो है स्पीकर। 88 पीस हमने खरीदा है, वो है 2250 रुपये का। ठीक, तो यहाँ पे हमें मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन कैसे और कब यूज करना है ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। इस फंक्शन में हमें ये देखना है कि कैसे हम किसी सेल के अंदर डाले गए नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो काउंट सीरीज में फंक्शंस आते हैं उसमें 5 फंक्शन हैं, काउंट, काउंट अ, काउंट ब्लाइंड, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करें आपको समझाने के लिए, अज्यूम करिए कि मैं यहाँ पे काउंट लिखूं, तो काउंट की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने आ रही है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर। काउंट फंक्शन कह रहा है कि एक रेंज के अंदर जो भी आप मुझे देंगे उनके अंदर अगर नंबर लिखा, उन सेल्स के अंदर नंबर लिखा है, तब तो मैं काउंट कर सकता हूं। बट अगर हम टेक्स्ट वाले सेल को सेलेक्ट करें, जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट किया, ऐसी कंडीशंस में आप देखेंगे यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि काउंट फंक्शंस के पास ये फैसिलिटी ही नहीं है कि वो टेक्स्ट को काउंट कर सके। काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले सेल्स को ही काउंट कर सकता है, जिसमें टेक्स्ट लिखा है उसे वो काउंट नहीं कर सकता। पहला हिस्सा। तो अगर अब हमें ये पता करना है
यहाँ पे देखिए कि ये जो पूरी लिस्ट है हमारे बच्चों की है, इसमें कितने बच्चे हैं, तो बिल्कुल काउंट हमें काम करके दे देगा। इसके लिए हम यहाँ पे काउंट लगा सकते हैं और यहाँ पे हम टोटल ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या मिल जाएगी। और अगर हम इसी चीज को काउंट के साथ में कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट की संख्या मिल जाएगी। यानी हर एक स्टूडेंट को 5-5 सब्जेक्ट दिए गए हैं और हमारे पास टोटल अभी जो संख्या है स्टूडेंट की वो है 10। ये तो आपने काउंट से यूज कर लिया। बट अगर मैं कहूं कि आपको नंबर्स के बेस पे नहीं बल्कि टेक्स्ट के बेस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है, तब हम यूज करते हैं काउंट ए। काउंट ए ये फंक्शन, इस फंक्शन की जो खासियत है वो ये है कि ये नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट कर सकता है। उस सेल में नंबर भी लिखा रहे तब भी काउंट कर लेगा, उस सेल में टेक्स्ट लिखा रहे तब भी काउंट कर लेगा। फॉर एग्जांपल दोबारा आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर से लगाया इक्वल टू काउंट ए। अब काउंट ए की जो डेफिनेशन है वो दोबारा रीड करते हैं। काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। सिंपल है कि जिन सेल्स में कुछ नहीं होगा, आइदर नंबर और टेक्स्ट, उन्हीं को मैं सिर्फ काउंट नहीं कर सकता हूं, अदरवाइज मैं सबको काउंट कर सकता हूं। तो अगर इस बार हम इस नाम वाली लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इस बार आपको 10 की संख्या आ गई, राइट। और अगर हम दोबारा काउंट ए का इस्तेमाल करें और यहां पे सब्जेक्ट वाइज भी अगर हम चूज करते हैं तो यहां पे भी हमें 10 ही मिलेगा। तो ये नंबर और टेक्स्ट दोनों बेसिस को काउंट कर सकता है, दैट इज काउंट ए। अब तीसरा हिस्सा हमारा आता है इसमें काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक कैसे काम करेगा? ब्लैंक, जो सेल खाली रहते हैं, जो सेल ब्लैंक होंगे, ये सेल सिर्फ उन्हीं को काउंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस केस में देखिए कुछ सेल्स में हम नंबर्स हटा दे रहे हैं इस तरीके से। अब अगर मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि पंकज ने कितने में पेपर दिया है या पंकज ने कितने पेपर को लिफ्ट किया है, पंकज कितने पेपर को लिफ्ट किया, पेपर ही नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे काउंट ब्लैंक से ये पता कर सकते हैं। कैसे? तो हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या कह रहा है? काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल। काउंट ब्लैंक ओनली काउंट एम्प्टी सेल। तो हम अगर इस रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पंकज ने 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें उसने लेफ्ट किया, एग्जाम नहीं दिया है। इसके दूसरे तरीके पे भी आ जाते हैं। अज्यूम करके चलते हैं कि अगर यहां हम ये कहें कि इस पूरे मार्कशीट के अंदर जो रिकॉर्ड हमारे पास है उसमें ऐसे कितने सेल हैं जिनमें नंबर्स नहीं दिए गए हैं, तो भी हम काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यहां से लेकर यहां तक हमें सेलेक्ट करना होगा और बस एंटर कर देना होगा। जो तो यहाँ पे हमें जो रिकॉर्ड से डेटा मिला वो डेटा ये मिला कि इस पूरे मार्कशीट के अंदर जो 10 लोग हैं, 5 सब्जेक्ट है, 6 ऐसी जगह मिली जहां पे नंबर्स नहीं डाले गए, राइट। तो आपने काउंट भी सीखा जिसमें सिर्फ नंबर, जिस सेल में नंबर लिखा रहेगा सिर्फ उसी को काउंट कर सकता है। काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों के बेसिस को काउंट कर सकता है और काउंट ब्लैंक सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल को ही काउंट कर सकता है जिसमें लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट हो, उसे काउंट नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं काउंट इफ पर। काउंट इफ की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप काउंट तो करना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई लॉजिक इनबिल्ट करना चाहते हैं, उसमें कोई लॉजिक के बेस पर आप इनबिल्ट काउंट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में हमने कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा है। यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह पे स्टूडेंट रिकॉर्ड कर देते हैं, राइट, स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब इस स्टूडेंट डेटा इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिया है, स्टूडेंट नेम लिया है,
यहाँ पे कोर्स है, यहाँ पे लोकेशन है, जेंडर एंड फिर एज दी गई है। अगर हम यहाँ पे सिंपल सिचुएशन करें कि इस पूरे डेटाबेस में हमारे पास 20 साल से छोटे कितने बच्चे हैं, मुझे उनकी संख्या बताओ जो 20 साल से छोटे हैं, तब हम काउंट इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्राइटेरिया क्रिएट करनी है, 20 साल से छोटे को ही सिर्फ काउंट करना है, राइट। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी वाला तरीका लगेगा कि कैसे ये काम कर रहा है। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आइए यहाँ पे लगाते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन लगेगा वो लगेगा काउंट इफ। हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू काउंट इफ। अब काउंट इफ की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो काउंट इफ की डेफिनेशन है काउंट द नंबर ऑफ सेल विदिन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। यानी ये सेम चीज है, काउंट सेल ही करेगा रेंज के अंदर, लेकिन जो कंडीशन हम देंगे उस कंडीशन के बेस पर ये काउंट करके देगा। तो अज्यूम करके चलते हैं, सबसे पहला हिस्सा आपसे मांगा जाएगा रेंज। अब इस रेंज में हमें एज के बेस पे पता करना है, तो एज वाला हिस्सा हमारे लिए रेंज होगा। तो हमने कहा ये वो रेंज है जहां पे जाकर हमें पता करना है। हमने अपनी रेंज कंप्यूटर को बता दी, काउंट इफ फंक्शन को बता दिया कि भाई ये वो रेंज है जहां पे आपको जाकर देखना है, कॉमा, रेंज खत्म हो गई। दूसरा हिस्सा है क्राइटेरिया, क्या देखना है हमें। तो हमें देखना है 20 साल से छोटे कितने बच्चे हैं। तो 20 साल से छोटे कितने बच्चे हैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप मैनुअली डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, लेस देन का सिंबल और 20 लिख दीजिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये हमने मैनुअल टाइप किया कि हमें इस पूरे रेंज में 20 से छोटी जिन जिन सेल्स में वैल्यू है उन्हें काउंट करो और लाके हमें दे दो। तो 4 ऐसी जगह मिली जहां पे 20 से छोटे बच्चों को काउंट किया गया। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, यहीं पे चारों बच्चे एक साथ में ही हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये पता करना चाहते हैं कि 20 साल से बड़े कितने बच्चे हमारे पास हैं, याद रहे 20 साल को हम यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं, पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी। 20 साल से छोटे यानी 19 साल तक, 20 साल से बड़े यानी 21 साल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा फिर से काउंट इफ, रेंज में फिर से हमने एज को ही सेलेक्ट किया टॉप टू बॉटम, ये रेंज हमारी हो गई। अब हमें क्राइटेरिया में चाहे तो हम यहाँ पे जो सेल पे लिखे ग्रेटर देन 20 इसको भी क्लिक कर सकते हैं, ये हमारा क्राइटेरिया है। एक बार हमने मैनुअल लिख के लिया और एक बार हमने सेल को सेलेक्ट किया। इस बार हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे 11 ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 20 साल से बड़ी है। क्लियर। एक और रियल एग्जांपल लेते हैं काउंट इफ के लिए। हमें यहाँ पे पता करना है कि हमारे पास कितने बच्चे हैं जो कुरला से पढ़ने आते हैं, ठीक है। हमें टोटल संख्या पता करनी है कुरला से आने वाले बच्चों की। तो यहाँ पे भी काउंट इफ का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इस बार रेंज जो होगा वो होगा लोकेशन, ये वाला हिस्सा। तो हमें ये पूरा टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे लगा देना है कॉमा। अब रेंज के बाद हमारी क्राइटेरिया कुरला को ढूंढना है, कुरला को काउंट करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैनुअली डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख, उसके अंदर लिख दीजिए कुरला, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और कर दीजिए इंटर। तो 4 ऐसे बच्चे हैं जो कुरला से आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कुरला से 1, फिर यहाँ पे देखो 2 हैं, 3 यहीं पे हैं, 4। तो 3 यहाँ पे कुरला से है और एक बच्चा यहाँ पे है कुरला से, आकाश। फिर यहाँ पे देखेंगे मुस्कान, आयशा और कुसुम। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है कि हमारे पास एडीसीए कोर्स करने वाले टोटल कितने स्टूडेंट हैं अभी के केस में, जो हमें डेटाबेस प्रोवाइड किया गया है। तब भी हम यही इस्तेमाल कर सकते हैं काउंट इफ का। तो हमने लिखा काउंट इफ, रेंज के अंदर इस बार हम कोर्स को सेलेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम, कॉमा का इस्तेमाल करिए। क्राइटेरिया के अंदर एडीसीए पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ हमने क्राइटेरिया क्रिएट करके रखी है। जैसे अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे एडीसीए करने वाले आपके पास 5 स्टूडेंट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे
एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। होप कि आपको काउंट इफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके एक और वर्जन पे, जिसका नाम है काउंट टिप्स। काउंट टिप्स में क्या होगा, आपके पास क्राइटेरिया एक से ज्यादा देने के चांसेस रहेंगे। इसके पहले हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया दे सकते थे काउंट इफ में, बट काउंट इफ्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम क्राइटेरिया बढ़ा सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी क्राइटेरिया आप लगाना चाहे उतनी क्राइटेरिया इसमें आप लगा सकते हैं। एक भी लगा सकते हैं और एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, चलिए एक एक करके यहां पे सीखते हैं। आ जाते हैं शीट पर। सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और उसी हिसाब से फिर आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहले में दिया हुआ है कि एमएससीआईटी करने वाले स्टूडेंट दादर से हमारे पास कितने हैं। एमएससीआईटी करने वाले स्टूडेंट जो कि दादर से रिलेटेड है, दादर एक शहर है और एमएससीआईटी एक कोर्स है। इस कोर्स में इस शहर से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स, काउंट द नंबर ऑफ सेल स्पेसिफाई बाय गिवन सेट ऑफ कंडीशंस एंड क्राइटेरिया। राइट, तो देखिए सबसे पहले यहां पे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। पहली क्राइटेरिया की रेंज बताइए। पहली क्राइटेरिया क्या ढूंढना है, कोर्स में एमएससीआईटी, तो हम आ जाते हैं कोर्स वाले हिस्से पे। हमने कोर्स को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, हमने कहा ये है हमारी क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा। इस क्राइटेरिया रेंज में किसको ढूंढना था, तो हमने कह दिया यहां पे एमएससीआईटी को। ठीक है, पहला पार्ट, इस रेंज के अंदर जहां जहां भी एमएससीआईटी होगा पहले तो उसे ढूंढ लो। दूसरा, क्राइटेरिया रेंज 2, इस बार हमें लोकेशंस के हिसाब से देखना है, तो हमने लोकेशंस को अपना क्राइटेरिया रेंज 2 मान के ले लिया, कॉमा। इस पूरे लोकेशन में कौन सी लोकेशन को ढूंढना है, तो हमने कहा दादर को। अब सिंपल है, जहां जहां पे भी एमएससीआईटी और दादर मैच करेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एमएससीआईटी यहाँ पे है और यहाँ पे माहिम है, तो ये काउंट नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एमएससीआईटी है, यहाँ पे दादर है, ये एक काउंट हो जाएगा। यहाँ पे एमएससीआईटी है, यहाँ पे कुर्ला है, ये भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे एमएससीआईटी है, यहाँ पे वडाला है, ये भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे एमएससीआईटी है, यहाँ पे दादर है, ये काउंट होगा। तो हमारे पास 2 संख्या आनी चाहिए। इंटर करके देखिए, यानी एमएससीआईटी करने वाले दादर से 2 स्टूडेंट हैं। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एडीसीए करने वाले वडाला से कितने स्टूडेंट हैं, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे काउंट इफ्स। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 में फिर से हम कोर्स नेम को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया में एडीसीए को सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 को लोकेशन बेस पर है, तो लोकेशन को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया 2 में वडाला को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एडीसीए दादर काउंट नहीं होगा, डीसीए इसे तो देखना ही नहीं है, डीसीए देखना नहीं है, एडीसीए यहाँ पे एडीसीए, तो यहाँ पे हमें कितनी संख्या मिलने वाली है वो काउंट करके दे देगा। ये है रविंद्र सिंह, एडीसीए वडाला, एक ही बच्चा है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हमारा है सम इफ और सम इफ्स। ये भी बहुत बार आपको काम में आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन भी है। तो इसे कैसे काम में लेते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। अब सम इफ में होगा क्या, जैसे हम नॉर्मली पहले वाले के क्वेश्चन में देखे थे कि हमारे पास एक बच्चों की लिस्ट थी जिसपे अलग अलग सब्जेक्ट थे, उसमें हमने टोटल निकाला था। बट वहां पे टोटल तो हमें सारा रेंज का दे देना था, बट इस बार टोटल थोड़ा डिफरेंट करना है। डिफरेंट क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें टोटल निकालना है लेकिन डिपार्टमेंट के बेस पर। ठीक है, कि इस डिपार्टमेंट का कितना टोटल है या फिर इस लोकेशन में हमने कितना टोटल सेल किया, ये हमें पता करना है। तो हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक डेटा है जिसमें
यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया गया है, यहाँ पे आपको लोकेशन दी गई है। ये 2021 का सेल है और ये है 2022 का सेल। यहाँ पे पता करना है कि डिपार्टमेंट एचआर में 2021 में टोटल कितना सेल किया गया है। ओके, सो हमें यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट में टोटल कितना सेल हुआ है वो पता करना है। इसी तरीके से यहाँ पे लोकेशन बेस पे 2022 में हमने माहिम में कितना सेल किया वो पता करना है। तो देखिए कैसे ये डेटा आपके सामने आएगा। यहाँ पे हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम इफ एड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशंस एंड क्राइटेरिया। हमने ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहला हिस्सा आपसे मांगा जाएगा रेंज। देखिए रेंज वो जगह होगी जहां पर जाकर या जिसके बेस पर डेटा पता करना है। तो हमारे लिए इस बार डिपार्टमेंट रेंज है, तो हमने डिपार्टमेंट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया। इस रेंज के अंदर क्या ढूंढना है, तो हमने कहा एचआर ढूंढना है। ये हमारी क्राइटेरिया है और इसके बेस पर हमें 2021 से डेटा चाहिए। ओके, तो हमने सबसे पहले लिया रेंज। ये है हमारी रेंज और इसमें हमने ये क्राइटेरिया बनाया कि इस पूरे रेंज में जहां जहां एचआर है उसके सामने जो 2021 में हमने सेल किया है उसे ऐड करके हमें एक साथ दे दो। एंटर किया तो देखिए 1,54,300 हमें टोटल सेल मिला कि एचआर ने 2021 में टोटल 1,54,300 का सेल किया हुआ है। इसी तरीके से हम 2022 का रिकॉर्ड पता करना चाहते हैं कि माहिम में हमने टोटल कितना सेल किया। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे इक्वल टू सम इफ। सबसे पहले रेंज में फिर से आएंगे लोकेशन वाले पार्ट पे। इस बार क्योंकि हमें लोकेशन के बेस पे पता करना है तो लोकेशन को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इस पूरे लोकेशन में हमें ढूंढना है माहिम को। माहिम हमारे लिए है क्राइटेरिया। और फिर क्योंकि 2022 का रिकॉर्ड हमें सेल करके लाना है, टोटल लाना है, तो हमने 2022 सेल को सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। तो यहाँ पे 3,18,500 हमने 2022 में माहिम को सेल किया, यानी माहिम लोकेशन पे सेल किया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं जहाँ पे हम सम इफ सीखेंगे। जैसे कि काउंट इफ और काउंट इफ्स था, सेम काउंट की जगह पे सम इस्तेमाल हुआ। काउंट नंबर ऑफ सेल को काउंट करता था और सम उस सेल के अंदर रखी हुई वैल्यू को काउंट करता है। जब आप इफ्स लगा देते हो तो आपके पास कंडीशन, यानी जो कंडीशन लगाने की क्षमता होती है एक से ज्यादा हो जाती है। पहले हम कोई एक ही क्राइटेरिया रख सकते थे, इस बार हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया रख सकते हैं। यहाँ पे आइए, इस लोकेशन पे हमने यहाँ पे लिया है लोकेशन दादर, डिपार्टमेंट सेल। हमें पता करना है कि हमने डिपार्टमेंट सेल जो कि दादर से लोकेट कर रहा है उसमें कितना बेचा है, यानी सेल्स डिपार्टमेंट ने दादर में टोटल कितना सेल किया है वो पता करना है। तब यहाँ पे लगाएंगे सम इफ्स इक्वल टू सम इफ्स। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हिस्सा आपसे मांगा जाएगा वो है सम रेंज। तो सम रेंज में कब का निकालना है, 2021 का। तो हमने 2021 का टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, कॉमा लगा दिया। अब क्राइटेरिया रेंज 1, तो सबसे पहले क्राइटेरिया हम डिपार्टमेंट पे चलते हैं, जो रेंज लगाना है डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया और इसमें इस पूरी रेंज में हमें सेल्स को क्राइटेरिया बनाया। इस पूरी रेंज के अंदर जहां जहां सेल्स होगा उसे देखना है। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने लोकेशन को चूज किया टॉप टू बॉटम और इस लोकेशन में हमें दादर को देखना है। सिंपल, क्या करना हमें, जहां जहां पे भी दादर और सेल्स एक साथ मैच होगा, जैसे कि इस केस में देखिए सेल किया गया है दादर है, यहाँ पे और नीचे आइए सेल है माहिम नहीं रहेगा, सेल है दादर। तो जहां जहां पे सेल्स और दादर मैच करेगा सिर्फ उसके सामने की संख्या आपके सामने जोड़ के दे दी जाएगी। ये रहा आपके सामने संख्या 14,44,720 रुपया। इसी तरीके से हमें यहाँ पता करना है कि एचआर डिपार्टमेंट ने वड़ाला में कितना सेल किया है 2022 में। तो फिर से हम लिखेंगे सम इफ्स, सम रेंज में 2022 वाले को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हम इस बार लोकेशन को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पूरे लोकेशन में हम ढूंढेंगे वड़ाला को। दूसरा क्राइटेरिया रेंज हमारा है
डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट रेंज के अंदर हमें ढूंढना है एचआर को। तो जहां जहां पे भी एचआर वर्ड आला होगा, जैसे कि इस केस में ये वाली संख्या काउंट होगी, फिर ये वाली संख्या काउंट होगी, ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा, फिर ये वाली संख्या काउंट होगी, ये इसको भी जोड़ दिया जाएगा। तो एंटर करने पे आपके पास जो रकम आ रही है वो आ रही है 30,79,769 रुपया, 30,69,759। तो ये रहा आपके एक्सेल का सारे फॉर्मूले, जो आपको कम से कम इतने फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए, चाहे आप बिगनर हो, कहीं पे काम कर रहे हो। अगर इतने फॉर्मूले भी आपने अच्छे से और अपने लॉजिक्स के साथ सीख लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक्सेल में बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं, आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा। हाँ, अभी एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले और भी हैं, पर डेली बेसिस पे जो हम काम करते हैं, उन काम के पर्पस, जो फंक्शंस यूज होते हैं, वो यही सारे फंक्शंस हैं जो डेली बेसिस के काम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे आपने कुछ ना कुछ नया सीखा हो। अगर आप वीडियो पसंद किए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स के बेस पर मैं आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। आपके बेस आपके इंटरव्यूज़ के हो सकते हैं, आपके ऑफिसेज़ के हो सकते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी रहे, आप मुझे कमेंट में शेयर करिए, मैं उन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, हैप्पी लर्निंग।